के पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने उनके पैर भी छुए। यह भारत का सम्मान है, यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, यह दुनिया में भारत के वैभव को दिखाता है कि किस प्रकार भारत मोदी जी की अगुवाई में परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। कमलनाथ की नहीं, कपटनाथ की पार्टी रह गई है कांग्रेस। राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं लागू कर रहे नारी सम्मान एवं रसोई गैस योजना? मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा हो या नहीं, लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सभी नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा सीधी को संभाग बनाने नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये एवं 500 रुपये में रसोई गैस की घोषणाओं को लेकर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। श्री चौहान ने प्रहार करते हुए कहा कि वही कमलनाथ हैं जिन्होंने सरकार में आते ही संबल योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वही कमलनाथ दूसरी ओर इंदौर में हीरो हीरोइनों को नचाने का काम किए तब उनके पास पैसे थे, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस अब कमलनाथ की नहीं बल्कि कपटनाथ की पार्टी बनकर रह गई है। इसी तरह कई मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कांग्रेस को जमकर धोया। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि खराब सड़कें व पहाड़ी इलाका जहां मिले समझ लेना मध्य प्रदेश है। दिग्विजय सिंह के इस नारे को फिर दोहराने की मंशा है कमलनाथ की। आइए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। चुनावी स्टंट देख के अब कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सीधी को संभाग बनाएंगे अगर जीत जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस की बात को न तो हम गंभीरता से लेते हैं कांग्रेस के नेताओं की, और न तो जनता गंभीरता से लेती है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव के पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र जारी किया था, लेकिन उस वचन पत्र की जो बातें थी उसका कहीं भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। उल्टा उनने तमाम जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उन्होंने कहा कि ढोर मवेशी चरवाने की हम इनको ट्रेनिंग देंगे युवाओं को। उन्होंने, आपने देखा होगा, संबल योजना जो गरीबों को एक्सीडेंट होने पर 4 लाख रुपए मिलती थी, उसको भी बंद करने का महापाप किया। फिर आपने देखा कफन और लकड़ी का पैसा जो 5000 शिवराज सिंह जी चौहान अंतिम संस्कार के लिए गरीब के अगर परिवार में कोई घटना घट जाए तो देते थे, उसको भी बंद करने का पाप किया। तीर्थ दर्शन योजना जो गरीब मध्यम वर्ग परिवार था, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जननायक मुख्यमंत्री जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना चालू की थी श्रवण कुमार बनकर के, उसको भी बंद करने का महापाप आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। आप देखिए आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक की दवा हो जाती थी, उसको भी बंद करने का पाप किया। तो अगर हम देखें तो उन्होंने विकास किसका किया? किसी का भी विकास नहीं हुआ। उल्टा आप देखते होंगे कि जो आवास योजना के लिए हर जिले में पैसा जाना था, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हमारे पास राज्यांश देने के लिए पैसा नहीं है, और कई हजार आवास यह कहकर के वापस कर दिए गए कि राज्यांश का पैसा नहीं है। उनके पास इंदौर में फिल्म महोत्सव करने के लिए हीरो हीरोइन को नचाने के लिए पैसा था, लेकिन गरीब को पैसा मिल जाए घर के लिए, इसके लिए नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश में बनती रही, यही जो नेता आज बयान दे रहे हैं, ये बड़े नेता थे उस समय भी, तो इन्होंने कभी संभाग और जिला तक नहीं बनाया। आज अगर सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया जिले के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हमारे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। और बना करके एक जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रगति के पथ पर, तो केवल यह एक जुमला है कांग्रेस का, एक छलावा है लोगों के साथ। अब आपने देखा होगा कि उस समय उन्होंने कन्या विवाह के लिए 27,000 रुपये से बढ़ा करके 51,000 देने का प्रस्ताव रखा और कहा कि हमने इसका क्रियान्वयन करने का प्रयास किया, लागू कर दिया। लोगों के विवाह हो गए,
बच्चे भी हो गए, लेकिन वह 51,000 किसी को भी कमलनाथ जी के कार्यकाल में नहीं मिला। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता उनको जानती है कि इनकी पार्टी कमलनाथ की पार्टी नहीं, कपटनाथ की पार्टी है, और उनका कोई भरोसा नहीं है, उनके नेताओं का भरोसा नहीं है। तो जो कहते हैं उसको आप ये माने कि ये जागते हुए सपने देख रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी हुई है, एक महाराज पार्टी है, एक शिवराज पार्टी है और एक नाराज पार्टी है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह की बात को महाराज खुद है, वो उनको कोई पूरे देश में गंभीरता से नहीं लेता, केवल वो चर्चा में बने रहने के लिए सुगुफे छोड़ते रहते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें गुटबाजी की, तो वही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिरवा दी। जब उन्होंने कहा कि महाराज को अगर सड़क में उतरना है तो उतर जाने दो, कमलनाथ जी से कहलवा दिया और कांग्रेस की सरकार को डुबो दिया, इसलिए कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी का कहना नहीं मानते थे। तो पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कमलनाथ की सरकार को उन्होंने क्यों गिरवा दिया, कांग्रेसियों को उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। फिर रीवा में आए वो, तो अजय सिंह राहुल जी और कमलेश्वर पटेल जी इस क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ना तो इनको रीवा में बुलाया गया ना सतना में बुलाया गया। तो पहले ये बता दें कि कांग्रेस में ये जिले के नेता हैं, विधानसभा के नेता हैं दोनों लोग, कि ये बड़े नेता हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया? तो गुटबाजी के तहत नहीं बुलाया कि पारदर्शिता के तहत नहीं बुलाया कि इनकी वैल्यू नहीं है, केवल एक विधानसभा के नेता हैं, एक चुरहट के और एक सिहावल के, या दिग्विजय सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की खुद गुटबाजी के शिकार हैं और गुटबाजी फैलाते हैं, इसलिए उनको वही चीज़ दिखती है जो वो खुद करते हैं। तो उनको अपने आप को ठीक करना चाहिए, दूसरों की बात नहीं करनी चाहिए। अगर इस चुनाव की बात करें तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा पार की है, ये आप भी देख रहे हैं। देखिए क्या है कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो आप प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं करते हैं, आप उसको भी बात करिए ना। आप अपने पिछले ज़िंदगी की तुलना आज से करिए। आज जो वेतन मान बढ़े लोगों के, तो आप चाहते हैं कि वेतन तो मिल जाए 1 लाख, लेकिन शक्कर और गुड़ मिले 1 रुपये किलो, ये कैसे संभव है? जब आपके आय में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक थोड़ा महंगाई भी बढ़ेगी। जब आपके रहन सहन का तौर तरीका बदलेगा, हम पहले पैदल चलते थे या बसों में बैठकर चलते थे या कि साइकिलों से चलते थे, आज हम 4 व्हीलर गाड़ी से अमूमन नागरिक चलेगा या बाइक से चलेगा। आप देखिए दीपावली दशहरा के दिन जाइए, धनलक्ष्मी के दिन होता क्या है, आप देखिए बड़े बड़े एजेंसियों में जाइए, कोई गाड़ी नहीं मिलती, इतनी बुकिंग होती है, सब बिक्री हो जाता है। तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और जब आय बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे और थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ेगी। ये जनता नहीं कह रही है, ये केवल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और विपक्ष कह रहा है। ये नहीं दे पाए, लेकिन जब मध्य प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहनों को लाडली बहना योजना के माध्यम से 1000 रुपए देने का प्रावधान किया, तो अब इन्होंने 1500 रुपए का जुमला दे रहे हैं और गैस सिलेंडर 500 देने का वादा कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरा कहना है कि इनकी सरकार राजस्थान में भी है, तो वहाँ इन्होंने 500 में सिलेंडर क्यों नहीं कर दिया? छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार है, तो इन्होंने क्यों नहीं कर दिया? जो अन्य उत्तराखंड में है, इन्होंने वहाँ क्यों नहीं कर दिया? केवल और केवल वोट पाने का एक हथकंडा है गुमराह करके, इन्होंने वहाँ लाडली बहना क्यों नहीं लागू कर दी? इन जिन राज्यों का मैंने नाम लिया जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ तो इनको लागू करना चाहिए। किसी ने हाथ पकड़ कर रखा है क्या इनका, कि कोई रोक रखा है? अगर इनको कुछ दिखाना ही है करके, तो पहले जहाँ पर ये शासन में आ गए हैं वहाँ करना चाहिए। और मैं तो एक आग्रह करूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती उसको कहना नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, आपने देखा होगा, हम कहते नहीं है, करते हैं। संसार में तुलसीदास जी ने लिखा कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, पाटल, रसाल, पानस, समा। एक केवल फूलते हैं, फल नहीं देते, कहते हैं, करते नहीं हैं। एक फूलते भी है, फल भी देते हैं, कहते भी है, करते भी हैं,
और एक कहते नहीं है, केवल करते हैं। तो आप एक बात देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता उस समान है, उस फूल के पेड़ के समान जो केवल फूलते हैं, फलते नहीं हैं। आप ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी हों या शिवराज जी हों, जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं तो कहूँगा, कहते भी नहीं है, करते हैं। अभी जब मोदी जी सरकार में आए, उसके पहले उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आवास योजना में लोगों के घर बनवाऊंगा। लेकिन जब वो सरकार में आ गए तो उन्होंने आवास योजना शुरू की। उन्होंने पहले कभी घोषणा नहीं की थी किसान को सम्मान निधि देंगे, लेकिन जब सरकार में आए तो उन्होंने सम्मान निधि देना शुरू कर दिया। आप देखें कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, मोदी जी के प्रति देश का विश्वास बढ़ा है। और मैं तो कहूँ कि दुनिया के तमाम देश आज भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मोदी जी की अगुवाई में देश किस प्रकार तरक्की कर रहा है। और पापुआ न्यू गिनी सरीखे राष्ट्र, जिनके यहाँ परंपरा है कि रात को कोई जाएगा तो स्वागत नहीं होगा, तो वहाँ परंपरा से हट करके, परंपरा को तोड़ करके आदरणीय मोदी जी का न केवल स्वागत हुआ, पर वहाँ के पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने उनके पैर भी छुए। यह भारत का सम्मान है, यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है। यह दुनिया में भारत के वैभव को दिखाता है कि किस प्रकार भारत मोदी जी की अगुवाई में परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने चले हैं सफलता। इस पर उनके किए गए विकास कार्य अब तक जनता तक कितना पहुंचा है और कितना नहीं, इस पर आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मोदी जी ने जो भी ठाना है उसको वो पूरी तत्परता से कर रहे हैं, उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। लोगों के आप देखिए कि आवास योजना एक पंचायतों में 200, 300 बन रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। गरीब किसान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। सड़कों का आप देखिए तो जाल पूरे राष्ट्र में बन रहा है। आदरणीय नितिन गडकरी जी की अगुवाई में आप देखिए तो मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं। सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है, सभी में काम हो रहा है। और मैं तो एक बात और कहूँ, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यह केवल एक नारा नहीं, यह एक पद्धति है, एक मौलिक सिद्धांत है और हम उसको करके दिखाते हैं। हम जब कहते हैं तो हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं, जो गौड़ परिवार से हैं। जब हमने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमने पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को हमारी पार्टी ने बनाया था। उसके पहले भी अटल जी की अगुवाई में अब्दुल कलाम जी को बनवाया था। तो इस प्रकार हमने सबको विश्वास में लेकर पूरे समाज को आगे बढ़ने का प्रयास किया। और मैं तो एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा कि त्रेता युग में भगवान राम ने जब सबरी के जूठे बैर खाए, तो सबरी के जूठे बैर खाने से उनके पेट नहीं भरे थे, वरन उन्होंने दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास किया था कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। उसी प्रकार त्रेता युग के बाद, भगवान राम के बाद, मोदी जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया। प्रयागराज में जब जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए, तो यह दिखाने का प्रयास किया कर्म महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है, और सबके साथ मिलकर के हम सबको सम्मान देंगे। सफाई कर्मियों के पैर धो करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में और जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद मिटाकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। भारत माना जाता है, एक भारत, एक देश, एक कानून और एक तिरंगा होना चाहिए। इसी भारत में कश्मीर जैसे राज्य में बजट तो भारत का जाता था, भारत के नागरिकों का जाता था, लेकिन वहाँ झंडा दूसरा लहराता था। जिस काम को मोदी जी ने अपने अथक प्रयासों से किया है, अब क्या लगता है कि देश में और भी ऐसे कार्य करने की जरूरत है? देखिए क्या है कि आप भी जानते हैं कि धारा 370 और 35 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की महान सांस्कृतिक अस्मिता की विरासत को धुंधला कर देती थी, नए नए सुल्तानों के अहम को हवा देती थी, अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा देती थी और भारत होने मात्र का गला घोट देती थी। ऐसी धारा को आदरणीय अमित शाह जी ने मोदी जी की अगुवाई में समाप्त करके सच्चे अर्थों में भारत के एकीकरण और अखंड भारत का सपना पूरा किया। अब धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद
भारत मजबूती के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक मजबूती से खड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। हम बहुसंख्यक समाज यह बात कर रहा है, अल्पसंख्यक नहीं बात कर रहा है। बहुसंख्यक समाज ये चाहता है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। यह देश भारत पहले कहाँ था, जब हमारे पहले पूर्ववर्ती शासक थे जिनकी सरकारें आई कांग्रेस की, अन्यान्य की, तो उन्हें केवल छद्म धर्मनिरपेक्षता का वातावरण खड़ा करके तुष्टीकरण की नीति अपनाई। आज भी आप देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बड़ा जरूरी है। यह भी हमारे देश पे एक बड़ा श्राप है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है लगातार तीव्र गति से बढ़ रही है, उसको भी नियंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन आप बहुत सारे काम देखें तो आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार ऐतिहासिक कार्य होंगे। अभी हमारे देश को यह आवश्यकता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आ जाए और हम उनकी बराबरी में खड़े हो जाएं, भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यह चिंता सबको है। कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से एक ही वर्ग को टिकट मिल रही है, एक ही वर्ग सत्ता में है, जबकि भाजपा को वोट सभी वर्ग मिला के करते हैं। अब ऐसा क्या लगता है कि सीधी विधानसभा जैसी विधानसभा क्षेत्र में अन्य वर्ग को भी मौका मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, हमेशा से हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है कि सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वग्राही भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, तो यह सबको सबको समाहित करते हुए आगे बढ़ने की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी भी तमाम चीज़ों पर विचार करके और आगे हमारे प्रत्याशी और कैंडिडेट जो होते हैं उनका निर्धारण करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, हमारे सीधी जिले में भी सबको साथ लेकर चलने का प्रयास है और भाजपा लेकर चल रही है और आगे भी लेकर के चलेगी। और टिकट वितरण का देने ना देने का जो भी निर्णय होता है वह संगठन का होता है, केंद्र और राज्य का, वह उस प्रकार से बटेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता और ना होगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और किन मुद्दों को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कार्यकाल में अभी तक के आदरणीय मोदी जी के 9 साल से अधिक के जो कार्यकाल हो जाएंगे 2023 तक, उसके कार्य को, सुशासन को लेकर और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, जननायक मुख्यमंत्री ने जो राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम किया है, उन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव में आएगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को आगे कैसे मौका मिले, हमारे व्यापारियों को, किसानों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, प्रति व्यक्ति आय दुगनी कैसे हो, इन सारे विषयों को लेकर के जो भाजपा का एक नारा रहा है, सोच रही है, उसको लेकर हम चुनाव में आएंगे। और मैं तो ये नहीं, लेकिन बरनपुरी मेरे साथ साथ पूरे जिले के और प्रदेश की, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के काल में लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य किया। जब एक अदृश्य शत्रु से सामना हो रहा था दुनिया का, ऐसे में मोदी जी ने न केवल भारत पर 83 देशों के लोगों को बचाने का कार्य किया, दवा दी। अब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का टीका बनवाने में देरी कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि साल भर के अंदर आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में 2 कोरोना का टीका बने और लोगों की जिंदगी बची। पल्स पोलियो का टीका बनवाने में कांग्रेस को 27 साल लगे और वो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि साल भर के अंदर मोदी जी ने कोरोना के टीके बनवाने में देरी कर दी। यह दुर्भाग्यजनक है और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने यह प्रदेश में चिंता की और हमारे केंद्र में मोदी जी ने कि गरीब की थाली खाली न रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुंचे, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विकास के, आप बिजली देखिए, पहले हालत क्या थी, आज दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में जब सो जाते थे तो बिजली आती थी, आज जागते थे तो चली जाती थी, राती नहीं कह थी। रहे हैं कि उस समय एक नारा भी हुआ करता था कि खराब सड़कें और पहाड़ी एरिया जहां मिले तो समझ लेना मध्य प्रदेश है। बिल्कुल, तो सड़कों का हाल बुरा था, गड्ढों में तब्दील थी, बिजली की हालत खराब थी, पानी का हालत, नहरों की स्थिति बड़ी खराब थी। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में आज रकबा बढ़ा है, सिंचित रकबा बढ़ा है। आप देखिए सेक्स रेशियो की बात कर लीजिए, अगर
जन्म मृत्यु दर की महिला और पुरुष का जो अनुपात है, लिंगानुपात है, वह 912 से बढ़कर के 956 प्रति हजार हो गया है। यह बड़ी चीज है। तो भारत और मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। इन सारे विषयों को लेकर हम आगे बढ़े। पिछले चुनावों में 2 ही पार्टी का मुकाबला रहता था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार तीसरा ऑप्शन मैदान में है, वो भी 230 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की राह कितनी मुश्किल होगी, कितनी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी? लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार है और किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज भी मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। यह चुनाव लड़ने या लड़ाने की बात है, वो लड़ सकते हैं, उनको लड़ने का अधिकार है, लेकिन बाकी उनकी कोई संभावनाएं नहीं है दूर दूर तक। आज जैसा मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कांग्रेस भी लड़ाई में नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर में कांग्रेस ही रहेगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं रहेगा।